सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज क्या देखने वाले भाई। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स का पार्ट है, एक एल्गोरिथम्स का पार्ट है। तो आज एल्गोरिथम्स का जो सबसे पहला टॉपिक था फंक्शंस, उसका हम एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। इसमें बेसिकली दो कॉम्प्लेक्सिटीज हम कैलकुलेट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हो बिगो क्यों नेसेसरी है। जैसे कि ऑलरेडी जो अपने सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं बहुत सारे, उसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हमको पढ़ने होते हैं। तो उससे पता चलता है कि कौन सा सॉर्टिंग फंक्शन ज़्यादा अच्छा है या कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, तो जैसे कि अगर समझो इंटरव्यू ने आपको एक क्वेश्चन दिया कि भाई इसको प्रोग्राम करके बताओ, एंड देन उसका बोला कि इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करके बताओ। इस तरह से बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड आपको पूछे जा सकते हैं। तो बिग ओ कैलकुलेट करना बहुत लोगों को नहीं आता है या बराबर से नहीं सिखाया होता है। आई एम हियर और आज हम इसको पूरा कवर करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे बिग ओ के डेफिनेशन के साथ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे जंप करेंगे। तो चलिए चलते वीडियो पे एंड देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ में। ठीक है, तो अभी सबसे पहला सवाल ये आता है सबके मन में कि बिग ओ क्यों पढ़ना है भाई, मतलब इससे क्या फायदा होगा। इससे आपको तीन फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा क्या है, यह आपको मदद करेगा कोड परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में। अभी जैसे समझो आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, अब आपको लग रहा है दो अप्रोच से वो पॉसिबल है वो कोड, एक कुछ अलग अप्रोच है, दूसरी कोई अलग अप्रोच है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे ये बिग ओ यूज करके आप उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज मैच कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो। तो जो ज़्यादा बेटर होगा हर पर्सपेक्टिव से उसको आप चूज कर सकते हो। ये एक पहला पॉइंट होगा। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट वही है, पहले पॉइंट को ही वो मोर इलेबोरेट करता है कि इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग मोर देन वन अप्रोचेस। इतना क्लियर है कि अगर आपने दो अप्रोच लिखी है तो उसमें से बेटर कौन सी है वो आप बता सकते हो। तो ये आपको दो चीज़ देता है, एक तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और यही दो चीज़ हर एक सॉफ्टवेयर का बेस होता है कि फास्ट चलनी चाहिए और कम स्पेस में चलनी चाहिए, मतलब आपका रैम कम यूज होना चाहिए। ठीक है, और ये और तीसरी चीज में क्या मदद करता है, अब जैसे सॉफ्टवेयर बन चुका है तब फिर बिगो क्यों यूज है। आप बोलोगे यार सिर्फ लिखने के टाइम पे चाहिए था, बट अभी समझो सॉफ्टवेयर बन चुका है और कोई आपको टास्क असाइन कर रहा है कि ये वाला चीज जब, या ये जो मेथड है ना, या ये वाला जो स्टेप है, इस पे बहुत स्लो हो जाता है अपना सॉफ्टवेयर। तो आप जब वो मेथड खोलोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा ठीक है, इस वजह से स्लो हो रहा है या इस वजह से ज्यादा स्पेस खा रहा है या जो भी पॉइंट है, तो वो भी आप बिगो से सॉल्व कर पाओगे। तो अब इसका एक सिनारियो पकड़ लेते हैं कि अभी समझो मुझे कोई फंक्शन लिखना है, उसके लिए मेरे पास एक से ज़्यादा अप्रोच है। तो वहां पे मैं बिगो कैसे यूज करूंगा, कौन से अप्रोच में आई शुड गो फॉर, वो कैसे डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग पूरा जो भी कोडिंग रहेगा वो जावास्क्रिप्ट में करेंगे और ऐसे कोई हार्ड जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिक सा जावास्क्रिप्ट है। असाइनमेंट एडिशन वही सब है। आपको अगर जावास्क्रिप्ट में अगर आप कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो तो इतना कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ बेसिक हमने एडिशंस और असाइनमेंट्स किए हैं तो वो आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, हमको एक फंक्शन लिखना है जो कि नंबर 1 से स्टार्ट होगा और एक पर्टिकुलर n नंबर तक जाएगा। जैसे कि वो n कोई भी वैल्यू हो सकता है, 10, 20, 50, 100 कुछ भी। तो इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं ना, सब मिला के और लास्ट वाला और फर्स्ट वाला इंक्लूड करके अपने को वैल्यू बतानी है। तो इसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं, ऐसे दो अप्रोचेस कंसीडर करते हैं। चलो, हो तो बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 10, 20, 30 भी हो सकते हैं, बट हम दो को कंपेयर करना है तो हम दो अप्रोच कंसीडर करते हैं। सबसे पहला अप्रोच क्या है, यहाँ पे एड अप टू एन करके एक फंक्शन है मेरा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सम वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमको पता चल गया कि इसका क्या काम है सम का, ये लास्ट में आपको रिजल्ट स्टोर करने के लिए यूज होने वाला है। ठीक है, फिर एक मैंने लूप चलाया क्योंकि हमको पता है 1 से जाना है n तक और बीच में सारे नंबर्स ऐड करने हैं। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, n तक जाएंगे, n से पहले नहीं, लेस देन इक्वल्स टू किया हमने तो n तक जाएंगे और हर एक स्टेप का i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, मतलब 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और फिर क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस i करेंगे। ठीक है, कि जो प्रीवियस वैल्यू है सम का वो और जो नया नंबर आया है उसको ऐड करते जाओ भाई, और फाइनली हम ये चीज को रिटर्न कर देंगे जिसने भी हमको कॉल किया था। ये तो एक अप्रोच हो गया, बहुत सिंपल सा अप्रोच था। ठीक है, ये कोई भी लिख लेगा। अब सेकंड एक अप्रोच है, अगर समझो आप रिसर्च कर रहे हो बहुत अच्छे से कि यार इसको कोई और अच्छे से तरीके से कर सकते क्या, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है।
जब भी आप एक पूरे सीरीज को ऐड करते हो ना तो उसका एक फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ मतलब 1/2 इंटू एन प्लस वन। ठीक है, एन का वैल्यू कुछ भी आप इसमें पुट अप कर दो, आपको आंसर हमेशा सेम आएंगे। तो ये अप्रोच अपन ने देख ली। तो हाफ को हमने कैसे डिनोट किया है, 0.5 है, तो 0.5 इंटू एन प्लस वन। तो ये दो अप्रोच है, एक जिसमें हम पूरा फॉर लूप यूज कर रहे हैं और दूसरा जिसमें हम सिर्फ सिंगल एक ही अरिथमेटिक ऑपरेशन में, मतलब 3 अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम इसको खत्म कर सकते हैं। अब सवाल आ जाए इन दोनों अप्रोचेस में से बेटर कौन है। अभी समझिए ये तो बहुत इजी था समझना कि इनमें से बेटर कौन सा है, बट कंसीडर करो ये बहुत बड़ा एक कोड बेस हो, तब आप कैसे करोगे, है ना। वो क्वेश्चन तो आएगा। तो आप इसको 3 बेसिस पे जज कर सकते हो, या तो इसके एग्जीक्यूशन स्पीड पे दोनों के, उस पर आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। दूसरा कि कौन ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, जो आपको स्पेस बचा के दे रहा है रैम में, उस पर आप कर सकते हो। और तीसरा एक पॉइंट और कंसीडर कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी बेसिकली मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए ही होता है वो, कि जब भी कोई आपका कोड देख रहा है या कोई और कोड आपका रेफर कर रहा है तो उसको भी समझना चाहिए आपने क्या परफॉर्म किया है उधर एग्जैक्टली। जैसे आपके वेरिएबल, जैसे बोलते हैं ना वेरिएबल नेम्स, जो काम करने वाले वो डिसाइड, मतलब उस हिसाब से उसका नाम होना चाहिए। जैसे अभी हमने सम यूज किया, अब वहां पे मैं अद्वैत लिख देता तो कोई और अगर मतलब उसको रेफर करता तो उसको कैसे पता चलता है कि अद्वैत क्या स्टोर कर रहा है, बराबर है ना। तो रीडेबिलिटी वो पॉइंट है। तो अगर हम सबसे पहला पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा फास्ट चलेगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, इतना सॉर्टेड है। उसी तरह अगर हम सेकेंड पॉइंट पे इनको कंपेयर करेंगे तो मतलब हम इनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे कौन कम स्पेस यूज करेगा ये हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं 20 बार बोल चुका हूँ कि वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब इसको समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल से क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो अगर जैसे कि आप अगर कंप्यूटर हो तो आपको कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे इन दोनों अप्रोचेस में, वो देखते हैं। तो हम चलते हैं सीधा कोड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने दोनों अप्रोचेस लिख रखी है। ठीक है, बेसिक साइक JS का फाइल है, उसमें दोनों की मैंने फंक्शंस लिख रखे हैं, वही जो अभी हमने देखा सेम है। तो अभी सबसे पहले वाली अप्रोच में जाते हैं जो कि ये है, ये फर्स्ट अप्रोच है अपनी। तो अभी इधर क्या क्या हो रहा है ना वो हम लोग एक बार लिस्ट डाउन कर लेते हैं और फिर उसका टोटल मार लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे सबसे पहली चीज क्या हो रही है, लेट सम इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, एक हम असाइनमेंट कर रहे हैं। तो पूरा फंक्शन जब रन होगा तो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा, एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो हमने 1 दिया यानी कि कांस्टेंट। फिर फॉर लूप चालू होते ही सबसे पहले आई इनिशियलाइज होगा, मतलब आई को एक वैल्यू मिलेगा ना, तो उसका भी एक असाइनमेंट जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी फंक्शन में सिर्फ एक ही बार होगा, बराबर, रन होने के टाइम स्टार्टिंग में। उसके बाद हम जितने दूर तक n को लेके जाएंगे, अब जैसे समझो n का वैल्यू है 100, तो ये वाली चीज कितने बार आपके हिसाब से रन होगी, 100 बार होगी ना, मतलब n टाइम्स, जो भी n का वैल्यू है उतने टाइम्स ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली कंपेयर हो रहा है ना। कितने बार कंपेयर हो रहा है, n टाइम्स कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि ये n टाइम्स कंपेयर हो रहा है। ओके, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, उतना कंपेयर हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, i प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो i इक्वल्स टू i प्लस 1, मतलब यहाँ पे दो चीजें हो रही है। क्या हो रही है, i इक्वल्स टू i प्लस 1, है ना। तो एक असाइनमेंट हो रहा है और एक एडिशन हो रहा है, बट ये कितने टाइम्स रन होगा, जितने टाइम्स n रन होगा, बराबर। तो उस हिसाब से अभी ये देखो इसमें एक असाइनमेंट है, n टाइम्स इसका असाइनमेंट है, तो यहाँ पे हमको n लिखना पड़ेगा क्योंकि n बार हो रहा है ना भाई, और यहाँ पे n टाइम्स इसका एडिशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक n लिख देते हैं। इतना पार्ट क्लियर है, ये वाला चीज समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। फिर अभी ये वाला चीज क्या कर रहा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस i, ये हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक असाइनमेंट हो रहा है और एक एडिशन हो रहा है, बट कितने टाइम रन हो रहा है, फिर से मेरा वही क्वेश्चन है, n टाइम्स रन हो रहा है। क्यों, क्योंकि जितने देर तक ये लूप चलेगा उतनी बार सम का वैल्यू असाइन भी होगा और ऐड होके चेंज भी होगा। सो इट इज n टाइम्स द एडिशन एंड n टाइम्स द असाइनमेंट। समझे। तो अब इसका मारते हैं पूरे का टोटल। तो इसका पूरे का टोटल क्या है, 1 + 1 2 हो जाएगा और n + n 2n हो जाएगा।
ओके, फिर इधर 2n हुआ, फिर 3n 4n और 5n, 5n और 2, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 5n प्लस 2। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अभी आप बोलोगे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझाना है कि हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट किए, बस फिलहाल के लिए इतना समझो। अब चलते हैं अप्रोच नंबर 2 पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे को दिख रहा है 2 मैं मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन कर रहा हूँ और 1 एडिशन का। अब मैं समझता हूँ, जैसे ऊपर केस लिया था, अब यहाँ पे भी अपन n 100 पुट करके देखते तो भी ये कितने बार रन होगा, एक ही बार रन होगा ना। एक ही बार मल्टीप्लीकेशन ये वाला होगा, एक बार ये वाला मल्टीप्लीकेशन होगा और एक बार ये वाला एडिशन होगा। तो अगर मैं इसको 1000 भी कर देता हूँ n को, या 10,000 लाख 10 लाख कितना भी बड़ा करता हूँ, तो भी हमेशा मेरा एक एडिशन और 2 ही मल्टीप्लीकेशन होगा, चाहे मेरा n कितना भी बड़ा होते जाए। तो यहाँ पे n वाला हमारा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक हम अरिथमेटिक ऑपरेशन से वो वैल्यू लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल क्या होगा, जैसे ऊपर क्या था, एक n का वैल्यू था, फिर एक कांस्टेंट का वैल्यू था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0n प्लस 3। ठीक है, क्योंकि 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, 2 + 1 3। तो ये हो गया। अभी ये तो इन दोनों का कंपेरिजन हो गया। तो अभी अगर 0n नहीं है तो ये बेसिकली क्या है, सिर्फ 3 है ना। तो अपने को ऊपर वाले में मिला 5n + 2 और नीचे वाले में मिला 3 ऑपरेशन। ठीक है, हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब क्या नेक्स्ट, अब एक बार बिग ओ का डेफिनेशन देख लेते हैं। वो चीज आपको समझ गई ना, अब सिर्फ एक बार बिग ओ का डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी बिग ओ की क्या डेफिनेशन है, इट फॉर्मलाइजेस द फजी काउंटिंग मेथड। तो फजी काउंटिंग मेथड बेसिकली क्या है, जो हम अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर रहे थे ना, कि यार इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, n टाइम्स ऑपरेशन होंगे, बट हमको n का एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या, नहीं ना। यूजर क्या n डालने वाला अपने को थोड़ी पता है, बट n को हम बड़े से बड़ा एज्यूम करके छोटे से छोटा एज्यूम करते हैं। बट एक कॉमन चीज होनी चाहिए ना, कि इतने नंबर ऑफ तो ऑपरेशंस मिनिमम अपने के होने ही है। तो वो वाला जो फजी काउंटिंग मेथड है, उसी चीज को ये फॉर्मलाइज करता है अपना बिग ओ। तो ये क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि ओ ऑफ समथिंग मेरा बिग ओ होगा, जो समथिंग क्या है, f ऑफ n। तो अभी f ऑफ n क्या है, f ऑफ n इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट अ कंप्यूटर हैज परफॉर्म्ड फॉर दैट फंक्शन। जो कंप्यूटर ने परफॉर्म किए जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, वो आपका हो जाएगा f ऑफ n। जैसे कि अभी हमने ये वाले एग्जांपल में देखा था, कहाँ गया एग्जांपल, ये रहा। तो इसमें क्या देखा था कि 5n + 2 ऑपरेशंस हो रहे थे इसमें, मतलब 5 टाइम्स n जितने ऑपरेशंस हो रहे थे, और प्लस 2 कांस्टेंट टर्म्स के ऑपरेशन हो रहे थे, और इधर 3 हो रहे थे। तो ये जो चीजें है ना, ये f ऑफ n है। 5n + 2 3 ये सब f ऑफ n है। तो आपका f ऑफ n क्या हो सकता है, या तो वो लीनियर हो सकता है, मतलब कि o ऑफ n। अगर f ऑफ n आपका लीनियर है तो ये क्या हो जाएगा, o ऑफ n। फिर अगर आपका f ऑफ n क्वाड्रेटिक है तो क्या हो जाएगा, o ऑफ n स्क्वायर्ड। और अगर आपका f ऑफ n कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 1। अभी इन दोनों का मतलब क्या है, कभी n मतलब समझो f ऑफ n n है, मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में आपको n टाइम्स एक ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तो o ऑफ n हो गया। अभी उसी तरह अगर कांस्टेंट टाइम्स ही करना है, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि सिर्फ 3 ही ऑपरेशंस में सब काम हो रहा है, चाहे n को आप कितना ही बड़ा डाल दो फिर भी 3 में ही हो रहा है ना। तो वहां पे आपका f ऑफ n कांस्टेंट है। और उसी तरह आपका f ऑफ n क्वाड्रेटिक कब होगा, जब आपको n × n टाइम्स कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। उसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे आगे, n² का, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट और एक चीज क्या हो सकती है कि f ऑफ n कंप्लीटली डिफरेंट थिंग हो सकती है, जैसे कि n log n या log n, ये वाली चीज है जो कि अपनी सर्चिंग सॉर्टिंग में आती है, पता है। बट वो हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सर्चिंग सॉर्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बाकी की 3 चीज समझ में आ गई। अब जो हम वहां पे चीज छोड़ के आए थे उसको यहाँ पे वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अब बेसिकली उससे पहले आपको एक रूल दिखा देता हूँ। तो बिग ओ का एक बहुत बड़ा रूल है कि जो स्मॉलर टर्म्स है ना, वो मैटर नहीं करते। अभी आप बोलोगे कैसे मैटर नहीं करते भाई, तो अगर समझो जैसे मुझे कभी मिला f ऑफ n मेरा कि वो n + 10 है, मतलब एक ऑपरेशन में n टाइम्स कर रहा हूँ और 10 ऑपरेशन में कॉन्स्टेंटली कर रहा हूँ, चाहे n कितना भी बड़ा हो। तो वहां पे क्या करना है आपको पता है, ये जो 10 है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अभी अगर आप n को इन्फिनिटी ये कर रहे हो अज्यूम, तो 10 इन्फिनिटी के सामने कितना बड़ा है, नहीं है ना। तो हमेशा ये करना है अपने को कि जो नंबर्स होते हैं ना, उनको हटा देना है, समझ रहे हो। जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हट जाएंगे। तो n + 10 क्या बन जाएगा, सिर्फ n। अपने को सिर्फ उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज नहीं बताता, ये एक फॉर्मलाइज्ड वे बताता है फजी काउंटिंग का, ठीक है। उसी तरह भी यहाँ पे मल्टीपल है 100n का। अभी आप बताओ अगर n इन्फिनिटी है तो 100n भी इन्फिनिटी होगा ना, है ना। तो वहां पे भी, और ये कांस्टेंट तो बहुत छोटा है उसके सामने, तो वहां पे भी वो o ऑफ n ही रहेगा।
अब उसी तरह अगर समझो क्वाड्रेटिक है कि एन स्क्वायर प्लस 5n+3, तो भी 5n+3 हट जाएगा क्योंकि एन स्क्वायर वहाँ पे बड़ा ही रहेगा हमेशा 5n और 3 से, और उन दोनों को मिला दोगे तो भी एन स्क्वायर बड़ा ही रहेगा, तो उससे उसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो वो सिर्फ क्या बचेगा? ओ ऑफ एन स्क्वायर। और एक चीज यहाँ पे कवर्ड नहीं है, जैसे कि समझो ओ ऑफ 100 है, वहां पे एन का कुछ सीन नहीं है, ओ ऑफ 10 है, 3 है, 100 है, 300 है, बट एक कांस्टेंट ही है ना, तो वहां पे हम उसको किससे डिनोट करेंगे? 1 से। समझेगा? 300 रहने दो, 3000 रहने दो, अगर एन का टर्म नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा? ओ ऑफ 1। सो ये भी उसका एक रूल है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो अब इसको वापस से सही कर लेते हैं क्योंकि हमने आधा अधूरा ही किया था। तभी नंबर ऑफ ऑपरेशंस अपन ने कर लिए। अब अपने को इसका फाइनल ओ ऑफ एन निकालना है, तो इसका फाइनल ओ ऑफ एन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि अभी हमने रूल पढ़ा, तो ये कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे कुछ जरूरत है नहीं क्योंकि बहुत छोटा है ना, तो ये हो जाएगा 5n। अभी आप बोलोगे यार 5n भी अभी हमने देखा कि अगर n का कोई मल्टीपल भी है तो भी वो हमको हटा देना है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, किस चीज से बचेंगे? 5n भी आपका हो जाएगा n, क्योंकि अभी हम वही चीज देखी ना कि अगर 100 भी उसका मल्टीपल है तो भी वो लास्ट जाके ओ ऑफ n ही बनेगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा? n बचा, तो इसका फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? ओ ऑफ n, पहले अप्रोच की। ठीक है। दूसरे अप्रोच की क्या है? 3 है। तो अभी हमने बोला कांस्टेंट चाहे कितना भी बड़ा हो वो लास्ट में जाके क्या बनेगा? 1। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ 1। ठीक है। तो इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने को समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे ना एक चीट शीट भी है इसकी, कि अभी हमने जो 2-3 चीजें देखी ना, उसी से आप 3-4 चीज का अंदाजा हमेशा लगा सकते हो कि जो अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होंगे। अगर वो एफ ऑफ एन में आ रहा है तो वो आपका एफ ऑफ एन हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे कि अभी हमने देखा वहां पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, तो सब एक एक बार हो रहा था, तो वो कांस्टेंट ही था ना, 3 था। उसी तरह वेरिएबल असाइनमेंट इज कांस्टेंट। अगर एक वेरिएबल असाइन हो रहा है, जैसे हमने वहां पे देखा था सम इक्वल्स टू 0, तो 1 ही कंसीडर किया था ना, तो वो भी कांस्टेंट ही होता है। अभी ये तीसरा पॉइंट अपन ने नहीं देखा, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन एन अरे इज कांस्टेंट। अगर मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, जैसे अरे ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, तो वो भी हमेशा उस ऑपरेशन में एक ही का अपने को टाइम लग रहा है, तो वो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है। और चौथा क्या है? इन लूप्स अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इट विल बी लेंथ ऑफ लूप इनटू व्हाटएवर हैपेंस इनसाइड द लूप। तो बेसिकली क्या होएगा कि लेंथ ऑफ लूप मतलब जितने देर तक लेंथ चलेगा लूप का, n टाइम्स या n स्क्वायर टाइम्स है, जितना भी टाइम्स, इनटू अंदर जो भी परफॉर्म हो रहा है वो, जैसे कि अभी समझो एक लूप है, उसके अंदर 2 एडिशन परफॉर्म हो रहा है और वो n टाइम्स चल रहा है लूप, तो वो क्या हो जाएगा? n इंटू एडिशन कितने हैं? 2, तो n इंटू 2, तो 2n। समझा? तो 2n भी आगे आगे क्या बनेगा? n। तो ये चीट शीट है, ये भी आप याद रख सकते हो। और ये जो चौथा वाला है ना, ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ओ ऑफ n स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, कि प्रिंट ऑल कॉम्बिनेशन। सो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई भी मैं इसको n देता हूँ ना, जैसे मैंने 2 दिया, तो ये क्या करेगा? मेरे को क्या प्रिंट करके देगा? 0 1 1 0, फिर 2 0 2 1, ऐसे मतलब जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ना वो प्रिंट करके देगा। ठीक है। तो अभी अपने को इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आना। यहाँ पे मैंने स्पॉइलर पहले ही दे दिया है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर आने वाला है, बट कैसे आएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर? तो अभी अपने को इसको वही जैसे हमने वहां पे किया था कि आपको पता है कि अगर एक लूप कितने टाइम यहाँ पे रन होएगा, जितना बड़ा n होगा उतने टाइम्स ये वाला लूप रन होगा, बाहर वाला जिसके अंदर ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही है ना। तो ये आउटर आई लूप कितने बार रन होगा? n टाइम्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ ऑफ n। इतना तो आपको समझ गया, इतनी देर से अपन यही सब कर रहे हैं। अब और एक लूप है ना अंदर, तो वो कितने टाइम्स रन होगा? वो भी तो n टाइम्स रन होगा, क्योंकि दोनों की जगह पे वो n टाइम्स ही जा रहा है ना, जब तक n खत्म नहीं होगा तब तक। तो इनर j का भी क्या आएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n ही आएगा, क्योंकि दोनों ही n टाइम्स चल रहे है ना। और अंदर सिर्फ एक ऑपरेशन हो रहा है, बट ये कुछ परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे? नहीं, ये सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, तो ये अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये या उसको 1 भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो वो कुछ फर्क देने वाला है मेरे को नहीं, है ना। n+n+1 कितना होएगा? n, या जो भी रहेगा अंदर का, तो n+1 भी मेरा n ही रहेगा, तो ओ ऑफ n हो गया। बट अभी आप बोलोगे कि एक अभी छोटा सा हमने इधर चीट शीट में पढ़ा था
कि लूप्स में क्या होता है, लेंथ ऑफ लूप इनटू व्हाटएवर हैपेंस इनसाइड द लूप। तो इधर अप्लाई करके देखते हैं ना उसको, लेंथ ऑफ दिस लूप क्या है, n इंटू व्हाटएवर इनसाइड जो हो रहा है वो भी n टाइम्स हो रहा है। तो इन शॉर्ट बेसिकली क्या हो रहा है, O ऑफ n इंटू O ऑफ n, दो बार हो रहा है ना, ये भी n टाइम्स चल रहा है और ये भी n टाइम्स चल रहा है। तो अंदर का मामला कितने बार चल रहा है, O ऑफ n स्क्वायर, मतलब n इंटू n। तो आपका ये हो जाएगा, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो आपका क्वाड्रेटिक रहेगा, यानी कि O ऑफ n स्क्वायर। अभी आपको समझ गया वो चीट शीट का मतलब क्या था, लेंथ ऑफ लूप इनटू व्हाटएवर हैपेंस इनसाइड द लूप। और यहाँ पे जो हमने एफ ऑफ एन देखा था ना कि इट कुड बी क्वाड्रेटिक, एफ ऑफ एन एन स्क्वायर, वो इसी केसेस में आता है जहां पे लूप के अंदर लूप होता है ना, वहां पे आपका एन स्क्वायर आता है, क्योंकि आप एन टाइम्स एक चीज चला रहे हो, फिर अंदर भी एन टाइम्स एक चीज चला रहे हो, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर टाइम्स आप ये चीज चला रहे हो। ये बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे क्या करेंगे, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज़ कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बताओ अगर कोई भी फीडबैक है या आप कोई टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो हम वो ज़रूर लाने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे मेरे हैंडल्स हैं लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो या आप मैसेज करके मुझसे डाउट्स पूछना चाहते हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। उसी तरह अगर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको हमारी कम्युनिटी की लिंक्स मिल जाएगी, जहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड या कोड्स वगैरह जो हम आगे करेंगे, जो भी चीज़ें वो वहाँ पे पहले पोस्ट होती है। आपके सारी न्यूज़, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल सब कुछ पोस्ट होता है। तो अगर आप कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो LMT के अभी तक, तो प्लीज़ वहाँ पे एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके कम्युनिटी में ऐड हो जाओ। व्हाट्सएप कम्युनिटी है बेसिकली, तो वहाँ पे कुछ वो टोटली फॉर द पीपल बाय द पीपल है। सो ये इसी के साथ ये चीज़ खत्म होती है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो कि अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।